तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साधनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 033179133737। टेंस मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखिएगा, ऑटो रोटेट ऑन करके, ज़्यादा वाजे दिखाई देगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। in electrolytic conductors, the current is transported. The current is transported due to migration of ions. यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को कहते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है जिसमें से करंट गुजर सके। कंडक्टर्स का मतलब होता है जिसमें से करंट गुजर सके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को कहते हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है आयंस के वजह से। माइग्रेशन ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अगर करंट दो तरह से मूव करता है। करंट होता क्या है? करंट हमने दिखा नहीं, हमें फील होता है। अगर कभी लगा हो तो हमको पता लगता है करंट क्या है। बुनियादी तौर पे करंट की डेफिनेशन ये होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखना हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हो, तो वो बिजली की तार को हाथ लगाए तो उसको फील होगा वहां पर कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। फिर वो उसे फिर पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट होता है, या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से करंट होता है। मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयन या माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से जो करंट होता है उसे हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स। इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स। लेकिन जो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से जो करंट होता है उसको हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। Electrolytic conductors in electrolyte, the current is transported due to migration of ions. ये इसके डेफिनेशन है। आयंस कैसे कैसे मूव करते हैं? द आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। द आयंस मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड,
positive ion move towards negative electrode. Positive ions move towards negative electrode. अब यहाँ पर एक फिर एग्जांपल लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स. नेक्स्ट पेज. Examples of electrolytic conductors. The solution of acids, bases. जैसे बैटरी के अंदर एक एसिड यूज होता है H2SO4 और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार बैटरी में कम होती है, बैटरी डेड हो जाती है, चार्ज करवानी पड़ती है. The solution of acid bases, फ्यूज्ड साल्ट, पिघला हुआ साल्ट. फ्यूज्ड साल्ट कहते हैं पिघला हुआ साल्ट. एंड aqueous solution of salt. और साल्ट के जो aqueous solution है, aqueous solution of salt ये होता है कि पानी मिला हुआ हो. मसलन अगर आप सादा पानी लें और प्योर वाटर में से करंट गुजारें तो करंट नहीं गुजरेगा. प्योर वाटर में से आप करंट गुजारें, करंट नहीं गुजरेगा. लेकिन आप उसमें खाने का सादा नमक डाल दें, जो घर में नमक होता है, साल्ट होता है, अगर आप उसमें वो नमक की डली डाल दें और वो नमक उसमें हल हो जाए, तो अब आप इस पानी में से करंट गुजारेंगे तो करंट गुजरने लग जाएगा. इसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट. तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की. Aqueous solution of salt are best examples of electrolytic conductors. फिर कुछ डेफिनेशंस और कुछ फार्मूले और कुछ इक्वेशंस हैं, जैसा कि एक है सेकंड.
एक टर्म है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये एक टर्म है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये है कि जब किसी तार में से, किसी वायर में से कोई करंट गुजरता है और यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, जब किसी तार में से, किसी वायर में से कोई करंट गुजरता है, तो वहां पर जो बल्ब लगा होता है या यहाँ पर कोई पंखा लगा है, कोई मोटर लगी है, तो वो एक रेजिस्टेंस देता है। उस रेजिस्टेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी या वो जो तार होती है वो भी एक रेजिस्टेंस देती है, तो उस रेजिस्टेंस को, उस रुकावट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज resistance of a conductor, resistance of conductor is called electrical resistance। अब ये दो चीजों पर कंसिस्ट करती है। resistance of conductor is a ratio of applied voltage V, कुछ किताबों में उसे E भी लिखा है, यानी वो अप्लाइड वोल्टेज को V भी कह देते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को E भी कह देते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को V भी कह देते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को E भी कह देते हैं, कैपिटल E। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू करंट स्ट्रेंथ। टू करंट स्ट्रेंथ I। अब ये एक तार है, सर्किट समझ लें, इसमें से करंट गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट की स्ट्रेंथ है I, और यहाँ पर जो करंट गुजरा है उसका जो वोल्टेज है, जिसे हम अप्लाइड वोल्टेज कहते हैं, इन दोनों की रेशो, यानी अप्लाइड वोल्टेज की रेशो करंट के साथ, रेशो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू करंट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल है कैपिटल R। resistance of conductor is ratio of applied voltage to current strength। अब अप्लाइड वोल्टेज ये होता है, घरों में अगर आप देखें तो मीटर के पास एक लगा होता है जो वोल्टेज को शो करता है, एक अपरेटस लगा होता है, वोल्ट मीटर। तो कई दफा घर में लाइट डिम होती है, यानी लाइट कम होती है, तो हम कहते हैं कि जल्दी से एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, वरना वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो वजह ये होती है कि जो वोल्टेज है वो पूरा नहीं आ रहा होता। नॉर्मल वोल्टेज जो घरों में हमें दिया जा रहा है वो 220 वोल्ट होता है, अगर ये कम हो तो अप्लाइड वोल्टेज कम हो जाता है। अप्लाइड वोल्टेज का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में ज़्यादा है, लेकिन हम बस इसको इतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें इसके यहाँ पे ज़रूरत है। तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट स्ट्रेंथ की जो रेशो है इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो V इज इक्वल टू IR बनता है। फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो है ओहम। ओहम, और इसका ये भी सिंबल होता है ओहम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओहम। जो बात आप पूछना चाहें वो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की हमको समझ आ गई, अगर हम रेजिस्टेंस
वन को डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस की वैल्यू से, तो जो चीज हमको मिलती है उसे कहते हैं कंडक्टेंस। वन को डिवाइड कर दें किससे? रेजिस्टेंस की वैल्यू से। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज को वन से डिवाइड कर दो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये है वही जो रेजिस्टेंस के यूनिट हैं उनका रेसिप्रोकल ले लें। अब रेजिस्टेंस के यूनिट थे ओहम, ओहम। कंडक्टेंस के यूनिट क्या होने चाहिए? 1/ओहम, यानी कि ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या है? इट इज ओहम इनवर्स ओहम इनवर्स का एक दूसरा नाम है, इसे हम मोहो भी कहते हैं, मोहो, या इसे हम साइमन भी कहते हैं, साइमन। अब मोहो क्या है? MMHO, मोहो कहते हैं ओहम इनवर्स को। ओहम एक बंदा था जिसने ये सारी कॉन्सेप्ट या करंट, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, कंडक्टेंस कह लें या इसे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह लें। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है ओहम इनवर्स या मोहो या साइमन। कई यूनिट हैं, साइमन भी कहते हैं, मोहो भी कहते हैं, ओहम इनवर्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक छोटी डेफिनेशन है जी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको ऐसे लिखते हैं रो, इसका सिंबल होता है इस तरह का। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है इस तरह का, इसे बोलते हैं रो। ये लातीनी जुबान के कुछ सिंबल हैं रो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। जी जी, कंडक्टेंस का ये में क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक, सही है। अब हम ये वही टॉपिक कर रहे हैं, अब हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपने बोली है। ठीक, शाबाश, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हम थोड़ा हम रिलेशन निकालते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। आम तौर पे जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। मतलब अगर कि कोई वायर है, ये एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो जो कौन सी वायर की ज्यादा होगी रेजिस्टेंस, यानी करंट यहाँ से गुजरेगा और करंट यहाँ से गुजरेगा, तो नीचे वाली जो वायर है वो ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है।
और फिर उसका एक एरिया भी ज्यादा है, यानी मोटाई आप देखें उसकी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस है, एरिया को भी ना देखें, अभी सिर्फ लेंथ को देखें, एरिया के साथ वो रिलेशन बनता है। रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ऐसे है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सादा लफ्जों में हम एरिया कह देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे वाली फिगर में, नीचे वाली डायग्राम में आपको ज्यादा दिख रहा है। तो करंट को गुजरने में आसानी कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगी? अगर करंट इस तार में से गुजरता है और करंट इस तार में से गुजरता है, तो किस तार में से करंट को रेजिस्टेंस कम होगी? ऊपर वाली तार में करंट को रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। नीचे वाली वायर में करंट को रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो पता लगा कि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन दोनों को रिलेशंस को अगर जोड़ लें, फिर रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन कर लें, तो हमें पता लगेगा इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, तो ये मैंने रो लगाया है, लेंथ ओवर एरिया। अब ये जो ये वाला सिंबल लगाया है रो, ये जो यहाँ पे सिंबल लगाया है रो, इस सिंबल को कहते हैं रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इस सिंबल का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। This row is called specific resistance or resistivity. ठीक, ओके। तो इसमें से अगर हम इसे अलग करें, इस रिलेशन को दोबारा यहाँ पे लिखें, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये जो बातें हम कर रहे हैं आपको समझ आ रही है? ये यस सर। चलो शाबाश। अब इसमें से रो अलग करना है तो पहले ऐसे लिखने हैं रो, ये रो है, ये एल ओवर ए है, इज इक्वल टू आर। तो रो इधर ही रहने दें और ए उधर चला जाएगा, आर के पास एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी, बुक में भी लिखी हुई है इनके। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। अरेंज करने, इसे इधर कर लिया, इसे इधर कर लिया। रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। अगर लेंथ हो 1 सेंटीमीटर, अगर एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी 1 1 हो जाए, तो ऊपर वाली इधर भी 1 इधर भी 1, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो इसको हम कहते हैं, ये मतलब कि स्पेसिफिक, इस बात का मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर हो गई रेजिस्टेंस के।
ये रो क्या थी, ये रेजिस्टिविटी थी, यानी रेजिस्टिविटी बराबर हो गई रेजिस्टेंस के। तो इसीलिए हमने टॉपिक का नाम रखा हुआ था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, इस रिलेशन में जो ये वाला कांस्टेंट है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। फिर आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कंडक्टिविटी, इसका दूसरा नाम है कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का सिंबल है इस तरह का, इसे बोलते हैं कैपा। कापा, कापा, कापा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, अगर हम शुरू से देखें, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा, इसे सिर्फ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर जब हमने पढ़ा, तो कंडक्टेंस पढ़ते वक्त इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर जब हमने पढ़ा, तो कंडक्टेंस पढ़ते वक्त हमने कहा कि सिर्फ रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल ले लें, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये बात माइंड में रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक, फिर हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, तो अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लें तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लें तो उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कापा। रेसिप्रोकल, क्योंकि कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, छोटी छोटी इनकी तारीफें हैं, कोई बहुत बड़ी तारीफें नहीं है इनकी। एक टर्म है रेसिप्रोकल ऑफ री, इसको जब भी पढ़ें इसी सीक्वेंस से पढ़ें, क्योंकि हर अगली डेफिनेशन पिछली डेफिनेशन से रिलेट कर रही है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कापा। तो फार्मूला क्या बनेगा, कापा कंडक्टिविटी 1 over रेजिस्टिविटी, 1 over रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का तो फार्मूला हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है भाई, ये पढ़ा है, ये जो सर्कल में फार्मूला आ गया, ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। इन चीज़ों का आप नोट जरूर कीजिएगा अपने साथ, क्योंकि ये सारी फिजिकल तभी ज़्यादा समझ आती है जब इसको नोट करें। तो ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। अब यहाँ पर ये फार्मूला पुट करना है, कापा इज इक्वल टू 1 over रेजिस्टिविटी की जगह क्या लिखूं, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। छोटा करके लिखा गया, इनटू लेंथ। अब यहाँ पर जो भी चीज लिखी होती है मैथमेटिक में वो यहाँ भी लिखी जाती है,
तो कापा इज इक्वल टू 1 इंटू लेंथ ओवर रेजिस्टेंस इंटू एरिया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कापा इज इक्वल टू लेंथ ओवर रेजिस्टेंस इंटू एरिया। तो ये एक फार्मूला बन गया किसका, कंडक्टिविटी का। फिर इसके आपने जब ये क्वेश्चन करना है तो इसके यूनिट्स जरूर लिखने हैं। तो अभी यूनिट्स पे आ जाए, यूनिट्स ऑफ कापा। यूनिट भी उस हिसाब से बनेंगे, यूनिट्स ऑफ कापा भी बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन चीज़ों को याद करने का तरीका होता है कि एक सीक्वेंस से की जाए और अंडरस्टैंडिंग के साथ की जाए। ये बायोलॉजी बॉटनी की तरह शायद नहीं होती कि वैसे ही 10 दफ़ा बोलो और याद कर लो, इनको 50 दफ़ा भी बोलो तो भी याद नहीं होती। इनको एक सीक्वेंस से किया जाए तो फिर ये याद हो जाती है। कापा का फार्मूला पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दें, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो ये यूनिट निकालने का तरीका, ये एक फार्मूला देखो, कापा इज इक्वल टू, पीछे देखने फार्मूला लिखे हमने, ये L ओवर R इंटू ए, L ओवर R इंटू ए। अब L है लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, A है एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, R है रेजिस्टेंस का यूनिट अभी के अभी हमने पढ़ा है ओहम पढ़ा है ना। कापा L की जगह सेंटीमीटर लिख दो, R की जगह ओहम लिख दो, एरिया की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। तो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा 1 ओवर ओहम इंटू सेंटीमीटर। कापा बराबर हो जाएगा, अब ये ओहम जब ऊपर जाएगा यानी इधर जब जाएगा तो ये लिखा जाएगा ओहम इनवर्स। सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा, इस बात को समझिएगा, सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यदि कापा के यूनिट बन गए हैं, या तो रट्टा ऐसे लगा लो या ऐसे सीक्वेंस से कर लो। तो अब शुरू में बिल्कुल पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी स्लाइड में, हाँ तीसरी स्लाइड में, तीसरे पेज पे हमने, तीसरे पेज पे भी नहीं, चौथे पेज पे हमने कहा कि ओहम इनवर्स को मोह भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात ऐड कर लें कि ओहम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं, ओहम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं। तो इसी बुनियाद पर अगर ओहम इनवर्स को हम साइमन कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो ओहम इनवर्स को अगर हम साइमन कह सकते हैं, तो कापा का एक यूनिट ये भी बन जाएगा, साइमन इंटू पर सेंटीमीटर। ये भी कापा का कंडक्टिविटी का ये भी यूनिट है। साइमन पर सेंटीमीटर। अच्छा, वो क्वेश्चन जो आपने बताया था उसमें आपने कहा एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और एक मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, और फिर आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस तरह के कुछ टर्म्स बोले। चार आई हैं, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एक मोलर कंडक्टेंस है, और तीसरी आपने करवा दी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चौथी कौन सी है? फर्स्ट कंडक्टेंस, एक कंडक्टेंस है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है,
एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एक मोलर कंडक्टेंस है, ऐसा है? जी यस सर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इंशाल्लाह हम आज शाम की क्लास में करते हैं। उसके भी इसी तरह की कुछ इक्वेशंस हैं। यहाँ से आप सर अगर ये सवाल आया है एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन के लिए आया तो उससे हम लोग ये इतना सा लिख दें। हाँ, ये सवाल कितने मार्क्स का आया हुआ है? मार्क्स हाथ लिखे हुए हैं कुछ 5 नंबर शायद। ये लॉन्ग में आया ना ये सवाल? यस सर। हाँ, लॉन्ग में आया हुआ है ना, तो आप 4 नंबर का सही क्वेश्चन। कितने का? 4 नंबर्स का। हाँ, फिर आप इसे ऐसे लिखें, ये हेडिंग डालें, जैसे कंडक्टेंस हेडिंग डालें, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखें और उसका यूनिट लिखें। फिर दूसरे टॉपिक की जो हेडिंग डालें उसका यूनिट लिखें, सॉरी हेडिंग डालें, कोई डेफिनेशन बनती है तो वो लिख दें, फार्मूला लिखें और यूनिट लिखें। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखना है फार्मूला, डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला और यूनिट, फार्मूला और यूनिट। तो बस ये हो जाएगा। ये सारे पेजेस हम आपको भेज देते हैं, रिकॉर्डिंग भी भेज देते हैं। फार्मूला, यूनिट और एक आध लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं तो अच्छा है, और मार्कर वगैरह यूज करें, जैसे हम इतना कलर लिखते हैं। इस पेपर की जो प्रेजेंटेशन है तो वो आपको उसका कोई आइडिया होगा, ये ना हो तो आप वो बताइएगा, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो एक आध टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, उससे भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे करें। एंड कर दूं? ओके सर। अल्लाह हाफिज।